हेलो फ्रेंड्स, आज गणित की कक्षा में हम पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक व सर्वसमीकाओं के बारे में। हमने पूर्व में बीजीय व्यंजकों के बारे में पढ़ा है कि एक बीजीय व्यंजक चर व अचर राशियों के युग्म से बनता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर उदाहरण के रूप में लिखा है x+3। यहाँ पर x एक चर राशि है जबकि 3 एक अचर राशि है और ये x+3 पूरा का पूरा एक बीजीय व्यंजक है। हम जानते हैं कि चर राशि वह राशि होती है जिसका कि मान अनिश्चित होता है, जबकि अचर राशि वह राशि होती है जिसका कि मान निश्चित होता है। इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरा वीडियो बीजगणित व बीजीय व्यंजक देख सकते हैं और उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर मैं उदाहरण के रूप में एक और बीजीय व्यंजक लिखूं जैसे कि x+5, तो यह भी एक बीजीय व्यंजक है जिसमें कि x एक चर राशि है वह 5 एक अचर राशि है। अब मैं एक जटिल बीजीय व्यंजक का उदाहरण लेता हूं। मैंने एक उदाहरण लिया है 7xy माइनस 5x। इस बीजीय व्यंजक में दो पद हैं। पहला पद है 7xy और दूसरा पद है 5x। 7xy हुआ मेरा पहला पद और 5x हुआ मेरा दूसरा पद। अब अगर मैं इन दोनों पदों को थोड़े और विस्तार से देखूं तो 7xy में वास्तव में 7 का गुणा हो रहा है x से और इसका गुणा हो रहा है y से। तो 7xy इस पद के 7x और y गुणनखंड हैं। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरा पद लेऊं जो कि है 5x, तो इसमें 5 का गुणा हो रहा है x के साथ, अर्थात इस 5x पद के गुणनखंड है 5 और x। इसमें एक और ध्यान देने योग्य बात है कि 7xy पद में xy चर राशियां हैं तथा 7 एक अचर राशि है, जबकि 5x में x एक चर राशि है और 5 एक अचर राशि है। यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात है कि इस पद 7xy में 7 और 5x में 5, अर्थात दोनों पदों में अचर राशि 7 और 5 को हम संख्यात्मक गुणांक या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी कहते हैं। अर्थात हम इन दोनों पदों 7xy और 5x में अचर संख्या 7 और 5 को संख्यात्मक गुणांक या न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट भी कहते हैं। बीजीय व्यंजकों के विषय में एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि बीजीय व्यंजकों में प्लस व माइनस के चिन्ह ही उस बीजीय व्यंजकों के पदों को अलग अलग करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा है 4x²। हम देख सकते हैं कि इस 4x² में कोई भी प्लस या माइनस का साइन नहीं है, इसलिए ये पूरा 4x² केवल एक पद का व्यंजक है। जबकि अगर मैं दूसरा उदाहरण देखूं तो इसमें है 4x² माइनस 5y, अर्थात इसमें एक माइनस का चिन्ह है जो कि हमारे इस बीजीय व्यंजक के पदों 4x² और 5y को अलग कर रहा है। अतः यह बीजीय व्यंजक दो पदों का व्यंजक है। अगर मैं तीसरा उदाहरण देखूं तो इसमें है 4x² माइनस 5y प्लस 7, अर्थात इसमें एक माइनस का चिन्ह है और एक प्लस का चिन्ह है और ये दो चिन्ह इस व्यंजक को तीन पदों में विभाजित कर रहे हैं। पहला पद 4x², दूसरा पद 5y और तीसरा पद 7, अर्थात हमारा 4x² माइनस 5y प्लस 7 तीन पदों का बीजीय व्यंजक है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लस व माइनस के चिन्ह बीजीय व्यंजकों में पदों की संख्या को निर्धारित करते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि प्लस और माइनस के चिन्ह बीजीय व्यंजक में जहाँ पदों को अलग अलग करते हैं, वहीं गुणा और भाग के चिन्हों का पदों को अलग अलग करने पे कोई असर नहीं पड़ता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं पुनः लेता हूँ 4x²। अगर मैं इसे गणितीय संक्रियाओं के रूप में समझने का प्रयास करूं तो यह है 4 गुणा x, अर्थात इसमें दो बार गुणा का
चिन्ह आ रहा है 4 गुणा x, किंतु जैसे कि मैंने कहा गुणा या भाग बीजीय व्यंजक में पदों को विभाजित नहीं करते हैं। इसी कारण से भले ही यहाँ पर 2 गुणा के चिन्ह है, फिर भी यह पूरा का पूरा पद 4x² अपने आप में केवल एक ही पद कहा जाएगा। अर्थात प्लस व माइनस के चिन्ह बीजीय व्यंजक में उसके पदों को विभाजित करते हैं, किंतु भाग व गुणे के चिन्हों का व्यंजकों के पदों पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब हम बीजीय व्यंजकों के विषय में कुछ गणितीय संक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। हम पहले योग व व्यवकलन की गणितीय संक्रियाएं लेते हैं। इसे समझने के लिए पहले हमें समान पद को समझना होगा। हम बीजीय व्यंजक में 2 पदों को तब समान पद कहते हैं जबकि उन दोनों पदों में चर राशि का भाग एक समान हो, भले ही अचर राशि या संख्यात्मक गुणांक का भाग अलग अलग हो। अर्थात 2 पदों का समान पद होने के लिए उन दोनों पदों में चर राशि का समान होना आवश्यक होता है। जैसे उदाहरण के रूप में 7x और 5x ये दोनों समान पद हैं, क्योंकि इन दोनों पदों में चर राशि समान यानी कि x है, भले ही इनकी अचर राशि 7 व 5 अलग अलग हों, किंतु क्योंकि इनकी चर राशि x समान है इसलिए ये दोनों पद समान पद कहलाएंगे। इसी प्रकार से अगर मैं और उदाहरण लूं 6xy और 4xy, इन दोनों पदों में भी चर राशि xy समान है, इसलिए ये दोनों समान पद कहलाएंगे। इसी प्रकार से अगर मैं एक और उदाहरण लूं 8abc और 2abc, पुनः ये दोनों समान पद कहलाएंगे क्योंकि इनमें चर राशि का भाग abc समान है। बीजीय व्यंजकों में योग व व्यवकलन का सिद्धांत यह कहता है कि हम 2 पदों को केवल तभी जोड़ या घटा सकते हैं जबकि वे दोनों समान पद होते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर मैं 7x और 5x को आपस में जोड़ूं तो मेरा उत्तर आएगा 12x। अर्थात इसमें अचर राशि 7 और 5 का आपस में जोड़ हो जाएगा और वह बन जाएगी 7 + 5 = 12, जबकि चर राशि x ऐसी की ऐसी लिखी जाएगी। अगर इसी प्रकार से मैं 6xy + 4xy करूं तो पुनः मेरी अचर राशि 6 + 4 आपस में जुड़ जाएगी, उत्तर आ जाएगा 10, जबकि चर राशि xy ऐसी की ऐसी लिख दी जाएगी। इसी प्रकार से 8abc और 2abc का अगर मैं योग करूं तो पुनः मेरी अचर राशियां 8 + 2 आपस में जुड़ जाएंगी, यानी कि 8 + 2 10, और मेरी चर राशि abc ऐसे के ऐसी लिख दी जाएगी। अब अगर मैं इन्हीं उदाहरणों में व्यवकलन या घटाने की संक्रिया का उपयोग करूं तो वह भी योग के समान ही होगी। जैसे कि 7x - 5x, इसमें पुनः मेरे 7 और 5 आपस में घट जाएंगे, आंसर होगा 2, और मेरी चर राशि x यूं ही की यूं लिख दी जाएगी। दूसरे उदाहरण में 6xy - 4xy में 6 और 4 अर्थात अचर राशियां आपस में घट जाएंगी, 6 - 4 2, और चर राशि xy ऐसी की ऐसी लिख दी जाएगी। इसी प्रकार से तीसरे उदाहरण में 8 और 2 आपस में घट जाएंगी, आंसर आएगा 6, और चर राशि abc ऐसी की ऐसी लिख दी जाएगी। अर्थात समान पदों में योग व व्यवकलन करने पर उनके अंदर अचर राशियों का आपस में योग व घटाव हो जाता है, जबकि चर राशि ऐसी की ऐसी ही लिखी जा सकती है। अब अगर मैं 2 पद लेऊं, मान लीजिए 3a और 4b या 7x 5y, तो मैं देख सकता हूं कि इन दोनों ही उदाहरणों में मेरी चर राशि अलग अलग है। 3a में चर राशि है a, जबकि 4b में चर राशि है b। इसी प्रकार से 7x में चर राशि है x और 5y में चर राशि है y। तो हमारी परिभाषा के अनुसार क्योंकि इन दोनों पदों में चर राशियां अलग अलग हैं इसलिए ये असमान पद होंगे। 3a व 4b आपस में असमान पद हैं, उसी प्रकार से 7x और 5y भी आपस में असमान पद हैं क्योंकि इनमें परस्पर चर राशि अलग अलग हैं। और बीजीय व्यंजक के योग व व्यवकलन के सिद्धांत के अनुसार हम असमान पद का परस्पर योग व घटाव
नहीं कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और बीजीय व्यंजक में गुणा के गणितीय संक्रिया के बारे में समझते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो उदाहरण लिखे हैं। पहला उदाहरण 7x मल्टीप्लाई 5x। बीजीय व्यंजक के गुणा के सिद्धांत के अनुसार एक अचर राशि का अचर राशि के साथ में व चर राशि का चर राशि के साथ में गुणा होता है। अर्थात हमारे इस पहले पद 7x के अचर राशि 7 का दूसरे पद 5x के अचर राशि 5 के साथ गुणा होगा। अर्थात 7 गुणा 5 35 और चर राशि x का चर राशि x के साथ में गुणा होगा, जो कि हो जाएगा x²। इसी सिद्धांत की पालना करते हुए अगर मैं दूसरे उदाहरण को देखूं तो 3a मल्टीप्लाई 5b में पहले पद की अचर राशि 3 का दूसरे पद की अचर राशि 5 के साथ में गुणा हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3 × 5 15। और पहले पद के चर राशि a का दूसरे पद के चर राशि b के साथ में गुणा हो जाएगा और आंसर आ जाएगा ab। इस प्रकार हम बीजीय व्यंजक में गुणा करते समय चर राशि का चर राशि के साथ व अचर राशि का अचर राशि के साथ में गुणा करते हैं। इस प्रकार बीजीय व्यंजक के गुणा करने में पदों का परस्पर समान होना आवश्यक नहीं है। यहाँ पर हम असमान पदों को भी परस्पर गुणा कर सकते हैं। यहाँ पर दिए गए दोनों उदाहरणों में हमने एक एक पद के दो बीजीय व्यंजकों का गुणा करना सीखा। अब हम बीजीय व्यंजक में एक द्विपद का दूसरे द्विपद के साथ गुणा करने की प्रक्रिया को समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर दो द्विपद लिए हैं। पहला द्विपद है 2a + 4b व दूसरा द्विपद है 3a + 2b। द्विपद का द्विपद के साथ गुणा करने के सिद्धांत के अनुसार हमें अपने पहले द्विपद व्यंजक यानी कि 2a + 4b के पहले पद 2a को दूसरे व्यंजक के साथ गुणा करना पड़ता है। जिसे कि मैं लिख सकता हूँ 2a मल्टीप्लाइड बाय दूसरा व्यंजक अर्थात 3a + 2b व उसके बाद पहले व्यंजक के दूसरे पद अर्थात 4b को हमें दूसरे द्विपद के साथ गुणा करना होता है अर्थात 4b मल्टीप्लाइड बाय 3a + 2b। आइए अब हम इसको सरल करते हैं और अब हम इसके अंदर एक पद के साथ गुणा करने के सिद्धांत का उपयोग करेंगे। जैसे कि जब मैंने 2a का 3a के साथ में गुणा किया तो 2 और 3 का आपस में गुणा हो गया और a और a का आपस में गुणा हो गया, तो ये बन गया 6a²। पुनः 2a और 2b का गुणा करने में 2 और 2 का गुणा हुआ, आंसर आया 4 और a और b का गुणा करने में उत्तर आया ab। अब 4b का 3a के साथ गुणा करने में अचर राशि 4 और 3 का आपस में गुणा हुआ, आंसर आया 12 और चर राशि b और a का गुणा होने पे उत्तर आया ab। पुनः 4b का 2b के साथ गुणा करने में अचर राशि 4 और 2 का गुणा करने पर आया 8 और चर राशि b और b का गुणा करने पर आया b²। अब अगर इसमें मैं बीजीय व्यंजक के योग व व्यवकलन के सिद्धांत का उपयोग करूंगा तो देखूंगा कि 4ab और 12ab समान पद हैं, क्योंकि इनमें चर राशि ab समान है अर्थात इन दोनों का आपस में जोड़ हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इन चारों पदों में कोई भी और समान पद नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा 6a² + 4ab + 12ab 16ab + 8a²। तो इस प्रकार हमने एक द्विपद बीजीय व्यंजक का दूसरे द्विपद बीजीय व्यंजक के साथ गुणे की पद्धति सीखी। हम इसी पद्धति या सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए एक बहुपद बीजीय व्यंजक का दूसरे बहुपद बीजीय व्यंजक के साथ भी गुणा कर सकते हैं। इसी पद्धति के अनुसार जब हमें दो बहुपद व्यंजकों का गुणा करना हो तो पहले बहुपद व्यंजक के प्रत्येक पद का क्रम से एक एक करके दूसरे बहुपद व्यंजक के प्रत्येक पद के साथ गुणा करना होगा, और जब हम पहले व्यंजक के प्रत्येक पद का क्रम से दूसरे व्यंजक के प्रत्येक पद के साथ गुणा करके विस्तार करेंगे तब हमें उस विस्तारित उत्तर में समान पदों को ढूंढकर उनका आपस में योग अथवा घटाव करना होगा। इस प्रकार से हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वही उन दो बहुपद व्यंजकों के गुणा का उत्तर होगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं वह सर्वसमीकरणों के सिद्धांत को समझते हैं।
इस सिद्धांत को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिखा है जिसमें दो द्विपद व्यंजकों का आपस में गुणा किया गया है, जो है x+1 और x+2। जैसे कि अभी हमने दो द्विपद व्यंजकों के गुणन की पद्धति समझी, उसी पद्धति या सिद्धांत का उपयोग करते हुए मैंने इन दोनों व्यंजकों का गुणा किया और उसको हल करके मैंने उत्तर प्राप्त किया x² + 3x + 2। देखने में हमें यह एक समीकरण के समान लगता है, क्योंकि इसमें भी एक बायां पक्ष है, एक दायां पक्ष है और बीच में इक्वल्स टू का साइन है, जो कि एक समीकरण की पहचान होती है। किंतु इसका समीकरण से एक विशेष अंतर है। आइए हम इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं समीकरण का। 3x - 15 = 0। अब समीकरण को हल करने की प्रक्रिया का उपयोग करते हुए मैं 15 को बाएं से दाएं पक्ष की ओर लेके जाता हूं, जिससे कि उसका चिन्ह ऋणात्मक से धनात्मक हो जाता है। और अगर मैं इसको और सरल करूं तो मुझे इसका उत्तर प्राप्त होता है 5। तो यह समीकरण x के मान 5 के लिए संतुष्ट होता है। अर्थात अगर मैं x का मान 5 रखूं तो मेरा बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो जाता है। और मैं ये भी देख सकता हूं कि इस समीकरण में x का केवल एक और एक ही मान 5 ही ऐसा एक मान है जो कि समीकरण को हल करता है। अर्थात इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला x का केवल एक ही मान हो सकता है। परंतु मैंने ऊपर जो दो द्विपद व्यंजकों का गुणनफल लिखा है x+1 × x+2 बराबर x² + 3x + 2, यह सूत्र x के प्रत्येक मान के लिए सिद्ध होता है। यही इस सूत्र और समीकरण में एक विशेष अंतर है। जहां समीकरण x यानी कि चर राशि के केवल एक और एक ही मान से संतुष्ट होता है, वहीं यह सूत्र x के प्रत्येक मान के लिए सत्य सिद्ध होता है। इसीलिए मैं इसे एक सर्वसमीका कहता हूं, क्योंकि सर्वसमीका एक वह सूत्र है जो कि x के यानी कि चर राशि के प्रत्येक मान के लिए सत्य सिद्ध होती है। आइए अब हम इस बीजीय व्यंजक में कुछ महत्वपूर्ण सर्वसमीकाओं के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर यह लिखी हुई 3 सर्वसमीकाएं अत्यंत ही महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं कहलाती हैं, जो कि हैं a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। दूसरा है a - b का होल स्क्वायर = a² - 2ab + b²। और तीसरा है a + b × a - b = a² - b²। इन सर्वसमीकाओं को सिद्ध करने के लिए हम हमारे पढ़े गए दो द्विपद बीजीय व्यंजकों के गुणन का उपयोग कर सकते हैं और बड़ी ही सरलता से इन्हें सिद्ध कर सकते हैं। अब हम समझते हैं कि इन सर्वसमीकाओं का हम उपयोग कहाँ करते हैं। इन सर्वसमीकाओं का उपयोग करके हम दिए गए जटिल दो द्विपद व्यंजकों का गुणा अथवा दो संख्याओं का गुणा बहुत ही सरलता से कर सकते हैं। आइए हम इसे कुछ उदाहरण के रूप में समझते हैं। पहला उदाहरण मैंने लिया है x/2 + 3y/2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इनकी इन लिखे हुए 3 सर्वसमीकाओं से तुलना करूं तो यह मेरी पहली सर्वसमीका के समान है, यानी कि a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पे x/2 मेरे लिए a का काम कर रहा है और 3y/2 b का काम कर रहा है। अगर मैं इस सर्वसमीका के सूत्र का उपयोग इस प्रश्न को हल करने में करूं तो मेरा आंसर आएगा a का स्क्वायर यानी कि x/2 का होल स्क्वायर + 2ab, 2a मेरा हुआ x/2 और b हुआ मेरा 3y/2 प्लस b का स्क्वायर, जो कि मेरा हो जाएगा 3y/2 का होल स्क्वायर। इसको हल करने पे मुझे उत्तर प्राप्त होगा x² / 4 3xy/2 9y² / 4। अगर मैं इनके हर 4, 2 और 4 का लसम लेऊं तो मुझे लसम प्राप्त होगा 4 और इसको हल करने पर मुझे उत्तर प्राप्त होगा। तो ये मेरा उत्तर हुआ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सर्वसमीका की मदद से कितनी सरलता से इस दिए गए
जटिल प्रश्न का हल निकाल लिया। यहाँ पर मुझे x/2 प्लस 3y/2 यानी कि एक द्विपद का उससे स्वयं से गुणा करना था, किंतु मैंने उसकी विस्तारित पद्धति का उपयोग किए बिना इस सर्वसमीका के सूत्र से इसका उत्तर बड़ी ही सरलता से निकाल लिया। आइए हम अब और उदाहरण भी देखते हैं। इस दूसरे उदाहरण में मुझे 49 का स्क्वायर करना है, अर्थात 49 का 49 के साथ मल्टीप्लाई करना है। आइए देखते हैं कि हम इसका सर्वसमीका के उपयोग से किस प्रकार इसका हल कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हम 49 को 50-1 के रूप में लिख सकते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि 49 का स्क्वायर मतलब 50-1 का स्क्वायर। अगर मैं इसकी तुलना अपने सर्वसमीकाओं से करूं तो ये 50-1 का स्क्वायर मेरे दूसरी सर्वसमीका a - b के होल स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पर 50 मेरा a है और 1 मेरे लिए b का कार्य कर रहा है। तो मैं अब इस दूसरे सर्वसमीका के सूत्र का उपयोग करते हुए इसे हल करूंगा, जो कि हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 50 का स्क्वायर माइनस 2ab अर्थात 2 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाई 1 प्लस b का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर। आइए अब इसको सरल करते हैं। 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500, दूसरा हो जाएगा 2 इंटू 50 इंटू 1 यानी कि 100 प्लस 1। इसका उत्तर हम बड़ी सरलता से निकाल सकते हैं। 2500 माइनस 100 हो जाएगा 2400 प्लस 1 बराबर 2401। तो देखिए मैंने दूसरी सर्वसमीका का उपयोग करते हुए कितनी सरलता से 49 का स्क्वायर उसका वास्तव में 49 का 49 से गुणा करने के बजाय सर्वसमीका के सूत्र से बड़ी सरलता से निकाल लिया कि 49 का स्क्वायर बराबर होता है 2401। आइए हम एक और उदाहरण देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ और उदाहरण लिए हैं जो कि दिखने में बड़े ही जटिल से दिखाई देते हैं, लेकिन हम देखिए इन्हें सर्वसमीकाओं के उपयोग से बड़ी सरलता से हल करेंगे। मेरा पहला उदाहरण है 983 का स्क्वायर माइनस 17 का स्क्वायर। अगर हम इसकी तुलना हमारी सर्वसमीकाओं से करें तो ये मेरे तीसरी सर्वसमीका के समान है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इस सर्वसमीका के बाएं पक्ष को देखूं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे 983 मेरे लिए ए का काम कर रहा है और 17 मेरे लिए बी के सापेक्ष है। तो इसको मैं तीसरी सर्वसमीका के अनुसार लिख सकता हूँ ए प्लस बी यानी कि 983 प्लस 17 गुणे 983 माइनस 17, जो कि हो जाएगा 1000 गुणा 966, जिसका कि हल अत्यंत ही सरल है, जो कि हो जाएगा 966 और 3 बार 0 अर्थात 9,66,000। हमने इस दिखने वाले अत्यंत ही जटिल प्रश्न को अपनी सर्वसमीका के उपयोग से कितनी सरलता से हल कर दिया। इस अगले उदाहरण में हमें 194 का 206 के साथ में गुणा करना है। मैं पुनः इसके लिए सर्वसमीका का उपयोग करूंगा। मैं 194 को लिखूंगा 200 माइनस 6 और 206 को लिखूंगा 200 प्लस 6। अब हम अगर हमारी सर्वसमीकाओं से तुलना करें तो यह हमारी तीसरी सर्वसमीका के बराबर है a माइनस बी और a प्लस बी। और इस सर्वसमीका का सूत्र हम जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाता है हमारे लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे 200 मेरे लिए a का काम कर रहा है और 6 मेरे लिए b का काम कर रहा है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात 200 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। इसको कि अगर मैं हल करूं तो आंसर आएगा 40,000 माइनस 36। इसका कि उत्तर मैं बड़ी सरलता से निकाल सकता हूं, वो हो जाएगा 39964। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने कुछ उन प्रश्नों को जिसमें कि अत्यंत ही जटिल संख्याएं थी उनको मैंने सर्वसमीकाओं के उपयोग से कितनी सरलता से हल कर लिया। तो इस प्रकार से हमने इस अध्याय में बीजीय व्यंजकों के बारे में पढ़ा, बीजगणित के कुछ मूल सिद्धांतों को हमने वापस से दोहराया और सर्वसमीकाओं के बारे में व उन सर्वसमीकाओं के उपयोग के बारे में पढ़ा।
हमने साथ ही साथ सर्वसमीकरणों व समीकरण के अंतर को भी समझा। अगर आप समीकरण के बारे में और भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो एक चर के रैखिक समीकरण व दो चर के रैखिक समीकरण के वीडियो भी देख सकते हैं, जिनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस उपयोगी लगें तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक करें। इससे आपको मेरे नए आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत ही प्राप्त हो पाएंगे। साथ ही साथ आप अपने सुझावों को वीडियोस के कमेंट्स के द्वारा मुझ तक पहुंचाइए, जिससे कि मैं अपने वीडियोस में निरंतर सुधार कर सकूं। धन्यवाद।